हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं क्लास 12th नीट बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सेकंड टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी प्रीवियस सेशन में हमने इस टॉपिक का ओवरव्यू एज वेल एज दी फ्लावर वाला जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो कर लिया था कंप्लीट, और अब बारी है पहला स्टेप जो होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसे डिस्कस करने की। तो आज के सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे। आखिरी तक सेशन में बने रहना है क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार सेशन। आप सारी चीजें यही लर्न करके जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसी सेशन में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। आप इन सेशंस को देखते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर एक दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद, एक दो चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी, चाहे आईआईटी जेईई का कोर्स हो या फिर नीट का कोर्स हो, आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट जीरो कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं with the quality content and best teachers only on Magnet Brains IIT JEE NEET channel। आइए इसी अच्छी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नीट का स्टडी कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो हमारे नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, इट इज दी फोकस ऑन टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो। जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके हर एक टॉपिक का आपको ब्रीफ में सेशन मिलता है, डिस्क्रिप्टिव सेशन पूरा ब्रीफली मिलता है, और उस सेशन को समझ लेने के बाद उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलती है। उस लिंक को आप क्लिक करें अगर, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक पीडीएफ। तो सेकेंडली आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, जहां पर होते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिन्हें आप सॉल्व करिए और बनाइए अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। आपसे सॉल्व हो जाएंगे, वेल एंड गुड। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो भी, एज वेल एज दी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक अलग से मैं आपको सेशन देती हूँ जहां पर जिस चैप्टर की जो रिक्वायरमेंट हो, अगर चैप्टर में साइंटिस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उनके डिस्क्रिप्शन, साइंटिस्ट के नेम और ईयर्स, इस चीज का मैं आपको सेशन देती हूँ। और अगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस हैं तो उसका सेशन अलग से देती हूँ, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस आपको मिलते हैं एंड दी डाउट सॉल्विंग सेशन। अब जो आपके डाउट्स हैं वो आपको तुरंत ही उनका आंसर मिल जाता है जैसे आप डाउट अपने सेंड करते हैं। वी ऑल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, एंड दी गाइडेंस सेशन। अब ये जो गाइडेंस सेशन होता है ये बहुत बड़ी नींव होती है आपके पूरे नीट के प्रिपरेशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ाई एक अलग चीज होती है, लेकिन बीच में हम बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कि टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, स्केड्यूल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, हमें एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम है, या हम अच्छे से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। सारी चीजों में हम आपकी करते हैं हेल्प। आपकी पूरी फैकल्टी आपको देती है अलग अलग टॉपिक्स पर गाइडेंस सेशन, जिससे आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के थ्रू आपको मिलता है टिप्स एंड ट्रिक्स एंड दी मोटिवेशनल सेशंस ऑल्सो, जहां पर आप अपने स्ट्रेस को, और जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो भी जिस भी रीजन से आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, उसे भी ओवरकम कर सकते हैं। सो दीज गाइडेंस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज इनमें आपको ये भी पता चलता है कि अगर एनटीए ने कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया है फॉर दी नीट, तो वो भी सारी जानकारी आपको यहीं मिलती है। वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल जो आपके पास है। तो आइए अब इस अच्छी सी बात के साथ हमें पता चल गया हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो, फर्टिलाइजेशन जो होता है इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट, राइट? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब इससे पहले जो भी प्रोसेस होगा वो सब कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। अब इससे पहले मैडम क्या प्रोसेस होगा? मैंने कहा फ्यूजन ऑफ गैमीट होना है, पर फ्यूजन ऑफ गैमीट होने के लिए गैमीट का बनना भी तो जरूरी है। तो पहले नंबर पर हम बनाएंगे गैमीट, गैमीट कैसे बनते हैं। दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे एक और कंसेप्ट जहां पर हमें पता चलेगा कि ये गैमीट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं। सो एट फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर, कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं। सो ऑल दी प्रोसेस टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब बिफोर फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स के फ्यूज होने से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको कैटेगराइज करा जाता है कैटेगरी में। कैटेगरी का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देती हूं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स।
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। और गैमीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि भाई गैमीट्स जो हैं वो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाएं ताकि फ्यूज हो सके। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट इज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना। तो गैमीटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है एक जगह से जब गैमीट उठ के दूसरी जगह चला जाए, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेल गैमीट के बारे में, यानी हम बात करेंगे स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अब ये जो देखो मेरी एक कोशिश है कि मैं ये स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम ये सब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, किसके बाद क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या पार्ट्स होंगे, ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज विजुअलाइज कराऊं, एक एक चीज आपके सामने रखूं। आई होप मैं उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पाऊं जिस फ्रीक्वेंसी से मैं ये करना चाहती हूं आपके लिए। तो बहुत बहुत पूरा इधर उधर का सब छोड़ के सिर्फ यही सेशन में कंसंट्रेट करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आपको शायद वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी जो मैं आपके साथ करना चाहती हूं, ताकि आप ये सब कुछ इसी सेशन में लर्न करके जाए। जैसे ही कोई स्टूडेंट देखता है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, तो वहीं पर आधी चीजें खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है यार इतना सारा है, क्या क्या लिखा है, क्यों पढ़ना है, क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं है। सारी चीजें आपको स्मूथली समझ आ जाएंगी अगर आप सेशन में ध्यान से सुनेंगे बातों को। जहां पर लिखने की बारी आएगी मैं वहां बताऊंगी भी कि क्या लिखना है। सो सिट बैक, रिलैक्स और सिर्फ कहानी सुनो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन की, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में, इज रेफर्ड टू एज मेल गैमीट, है ना, मेल स्ट्रक्चर, मेल बैग जिसमें गैमीट बनेगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले स्टेमन। लेट अस टेक स्टेमन। स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो। स्टेमन के स्ट्रक्चर में दो तो लोब्स होते हैं और एक होती है लंबी सी एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें दो लोब हैं, मैंने क्या कहा? इसमें दो लोब हैं। तो लेट मी शो यू टू लोब्स, लेट मी शो यू टू लोब्स। एक लोब तो आपको ये दिख रहा है, ये है, दिस इज वन लोब, ऑल राइट। एक लोब यहां समझ में आ गया, ये मेरा एक लोब है। और दूसरा लोब कहां है मैडम? दूसरा लोब ये है, दिस इज अनदर लोब। ठीक है, दोनों लोब्स आपको दिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये मैं ऐसा इतना क्यों बता रही हूं? ये मैं इसलिए बता रही हूं, देखो जरूरी है ये जानना कि दो लोब्स कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों लोब्स हैं, तो इसमें हमें कितने लोब मिलते हैं? टू लोब्स। अगर मैं इसे मार्क करूं तो दिस इज एंथर, ये है एंथर, और ये वाला पोर्शन है फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ओके, ऑल राइट। अब ये जो मैंने एंथर और फिलामेंट बनाया है, ये देखो, ये सबकी कॉपी में होना चाहिए, पर अभी मत बनाओ, पहले कहानी सुन लो, उसके बाद बनाना, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। तो ये जो एंथर होता है इसमें आपको दो लोब दिख रहे हैं ना, तो मैं यहां पर लिख लेती हूं दैट इट इज बाइलोब्ड। एंथर इज बाइलोब्ड, सॉरी, एंथर इज बाइलोब्ड। दो लोब है, दोनों लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? जब आप इस लोब को देखते हो, है ना, तो मान लो अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। सो लेट अस कट इट। हम इसको क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं, ठीक। मैं इसको ऐसे कट करने वाली हूं, ऐसे, ठीक है। मैं इसे ऐसे कट कर लूंगी, बीच में से दिख नहीं रहा क्या? ओके, मैं इसे ऐसे बीच में से कट कर लूंगी, ठीक है। जब मैं इसे कट करूंगी तो मुझे क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? देखो,
व्हेन आई कट इट इनटू अ पार्ट, ऑलराइट, जब मैं इसे पार्ट में कट कर लेती हूं तो मुझे क्या दिखता है, लेट मी शो यू दैट। ठीक, मुझे दिखेगा, मैं इसे यहां नहीं बनाती हूं क्योंकि मुझे यहां पर आपको लिख के बताना पड़ेगा, सो लेट मी मेक इट ओवर हियर। ठीक है, यहां पे भी नहीं बनेगा, क्या हो रहा है यार। ऑलराइट, मैं इसे यहां बना देती हूँ ना, मैंने इसको कट किया तो अभी ये ऐसा था ना, ऐसा था, इसको मैंने बीच में से कट किया, बीच में से कट करने के बाद मैंने इसे कट करके ओपन कर लिया, खोल लिया। अब मैं इसे ऐसे ऊपर से देख रही हूं तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, देखो ये मुझे दिखता है कुछ ऐसा कि ये और ये, ठीक है, इसमें से ये वाला पूरा एक लोब है और ये वाला पूरा एक लोब है और बीच में एक ग्रूव है, बीच में एक ग्रूव है। ठीक, और ये यहां से कैसा दिखता है जानते हो, ये ऐसा दिखता है और ये भी यहां से ऐसे ही दिख रहा होगा, ये भी यहां से ऐसे ही दिख रहा होगा और ये यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है ना, देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है वो देखो, इसके अंदर होता है एक बैग। ठीक है, हर बाई लोब्ड है ना, हर लोब में बैग प्रेजेंट है, तो वो बैग ऐसा है, दिस इज द बैग, देन यहां पर दिस इज द बैग, दिस इज वन बैग एंड दिस इज अनदर बैग, एक बैग ये है। ठीक है, और ये बैग ऐसा है कि हमें ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि ऐसा है, इस बैग को अंदर देखोगे ना तो ये होता है कोनिकल, इस तरीके का, कैसा होता है, कोनिकल। ठीक है, कोन लाइक शेप नीचे दिखता है, ट्रायंगुलर शेप की एक स्पेस होती है, एक कैविटी होती है कहना चाहिए, जिसके अंदर हमारा मेल गैमीट जो है वो आके रहने वाला है। यहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये यहां से भी ऐसा ही है, ये भी ट्रायंगुलर पोर्शन है। समझ आ रहा है क्या क्या कहना चाह रही हूं मैं। जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो मुझे जैसे मेहंदी लगाने वाला कोन होता है ना, मेहंदी लगाने वाला कोन, बस उस कोन को देख लो, मैं उस कोन को ऐसा उल्टा रख दूं और उसकी टिप यहाँ पर है और वो ऊपर से खुला हुआ है, उसमें खाली जगह है, अभी उसमें हमने वो मेहंदी भरी नहीं है जिससे हम लगाते हैं, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना। तो बस ये ऐसे ही, इसके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। दिस इज स्पोरेंजियम, दिस इज स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम कितने हैं, स्पोरेंजियम कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो जो हमारा ये एंथर होता है इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब होता है 4 और ये जो स्पोरेंजियम है ये इसके अंदर कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, आगे चलो। अब हर लोब के अंदर अगर आप, ये एक लोब है ना, देखो ये एक लोब है और ये एक लोब है, और हर लोब के अंदर कितने बैग हैं, 2 बैग हैं, इसीलिए एंथर को कहते हैं डायथीकस। एंथर को क्या कहते हैं, डायथीकस भी कहते हैं। ये सारे टर्म आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, बायलोब भी एनसीईआरटी ने बोला है, टेट्रास्पोरेंजिएट भी एनसीईआरटी ने बोला है, डायथीकस भी बोला है। डायथीकस कौन है, डायथीकस है हर एक लोब, क्योंकि ये तो देखो टेट्राथीकस हो जाता ना फिर, जैसे टेट्रास्पोरेंजिएट है, तो डायथीकस उसने किसको बोला है, एक लोब को बोला है। डायथीकस इज फॉर ईच लोब, ईच लोब इज डायथीकस। ठीक है, तो ये जो हमारा एंथर होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब अंदर से ऐसा होता है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर आप इस एंथर को देखो ना तो इसके 2 पोर्शंस होते हैं। इस एंथर को अगर आप देखोगे तो इसके 2 पोर्शंस होते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है डिस्टल पोर्शन, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल पोर्शन।
मैडम ये तो हमें इसका मतलब ही नहीं मालूम डिस्टल और प्रॉक्सिमल क्या होता है। तो लेट मी शो यू व्हाट इज डिस्टल, व्हाट इज प्रॉक्सिमल। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एक साइड में आपको उनका डिस्टल पार्ट दिखाऊंगी, दूसरी साइड में आपको उन एग्जाम्पल का प्रॉक्सिमल पार्ट दिखाऊंगी, और ये है मेरे एग्जाम्पल्स। ठीक, एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले ले लेती हूं मैं साइंस की तरफ से। ठीक है, तो साइंस की तरफ का भाई अपना एक एग्जाम्पल है कि ये है एक फीमेल, ठीक है, ये है एक फीमेल, इस फीमेल के पास, चोटी भी बना दे भाई, लड़कियों को बाल अच्छे चाहिए अपने, नहीं तो गुस्सा हो जाती हैं। इस फीमेल की बॉडी के अगर मैं डिस्टल पार्ट्स बताऊं और प्रॉक्सिमल पार्ट बताऊं, तो सबसे पहले नंबर पर मैं इसका हाथ निकाल लेती हूं। ठीक है, मैंने इसका हाथ निकाल लिया, अरे बहुत ही खराब हाथ बना रही हूं मैं, मैंने इसका हाथ निकाल लिया। ठीक है, अब हाथ अगर मैं इसका देखूंगी तो जो हिस्सा इसका बॉडी से अटैच रहा होगा, इसकी बॉडी का सेंटर भी देख लेते हैं। इसकी बॉडी का सेंटर कहां पे है, देखो बॉडी का सेंटर है ये बॉडी का सेंटर है, सही है। 1 मिनट, हाँ ये इसकी बॉडी का सेंटर है। तो सेंटर के पास में जो चीज होती है वो प्रॉक्सिमल कहलाती है, सेंटर के पास में जो चीज होती है वो प्रॉक्सिमल कहलाती है, और जो सेंटर से दूर हो वो डिस्टल कहलाती है। यानी मैंने इसका हाथ निकाल लिया है, अगर मैंने हाथ निकाला तो ये वाला पोर्शन जो है हाथ का, या जो एल्बो से अगर मैंने कट किया तो एल्बो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल, दूर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, डिस्टल। अगर मैंने पैर निकाला तो जो बॉडी की साइड है यानी थाइज वाला पोर्शन से अगर मैंने कट किया तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल, और टो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, डिस्टल। तो इसके हैंड में ये वाला पार्ट है डिस्टल, हैंड में ये वाला पार्ट है डिस्टल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल। यानी अगर मैं ये इसका हैंड है तो ये वाला पोर्शन है प्रॉक्सिमल, शोल्डर वाला, और जो पाम है, जो पाम है ना, ये पाम, शोल्डर तो इसका प्रॉक्सिमल हो गया बॉडी की तरफ, पाम क्या है, दूर की तरफ, दूर है पाम, तो ये हो गया डिस्टल, तो पाम इसका डिस्टल। सिमिलरली मैं एक फिश ले लेती हूं एग्जाम्पल में, मछली जल की, अरे बहुत खराब बनाई है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी दे दो इसको। ठीक है, अब इसकी बॉडी में अगर मैं इसका एक फिन निकाल लूं, अगर मैं इसका ये एक फिन निकाल लूं तो इसका मुझे डिस्टल और प्रॉक्सिमल बताओ। ये फिन ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ये वाला पोर्शन बॉडी से अटैच था, ये वाला पोर्शन बॉडी से दूर था, तो ये है प्रॉक्सिमल पार्ट और ये है डिस्टल पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसका पीछे वाला ये वाला हिस्सा निकाल लूं और इसमें मैं पूछूं डिस्टल और प्रॉक्सिमल बताओ, तो ये इसकी टेल वाला पोर्शन कुछ ऐसा रहा होगा। तो इसमें बॉडी की तरफ कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट बॉडी की तरफ है, तो ये रहा प्रॉक्सिमल और ये रहा डिस्टल, सही है। ठीक है, इसके लेग का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, वो दोनों मैंने आपको बता दी, ये दोनों बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम और किसका एग्जाम्पल ले लें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लावर का, अब है ना, हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर जो है वो मैं यहाँ बना देती हूँ भाई, ये हमारा फ्लावर है कि इसके पास है सेपल्स, फिर इसके पास थी पेटल्स, फिर इसके पास था स्टेमन, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अभी मैंने स्टेमन के बारे में, अगर मैंने स्टेमन को निकाला तो इसका जो एंथर है और ये फिलामेंट है, तो देखो इसका सेंटर वाला पोर्शन कौन सा होगा, फ्लावर का सेंटर वाला पोर्शन होगा ये, क्योंकि यहीं से सारी चीजें बाहर निकली हैं, सेंटर पोर्शन फ्लावर का यही है, सारी चीजें यहीं पे अटैच थी। तो अगर मैंने इसे बाहर निकाला तो ये वाला पोर्शन इसका दूर है, ये वाला पोर्शन दूर है ना, तो ये कहलाएगा डिस्टल, ये वाला पोर्शन पास में है तो ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल। तो दिस इज डिस्टल पोर्शन एंड दिस इज प्रॉक्सिमल पोर्शन। सिमिलरली ये तो बात हो गई स्टेमन की। अगर मैं कार्पल निकाल लूं तो चलो कार्पल निकाल लो भाई, कार्पल निकाला, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसमें से ओवरी नीचे की तरफ यहां अटैच थी तो ओवरी हो जाएगी इसकी डिस्टल वाला पोर्शन, और सॉरी
ओवरी हो जाएगी इसकी प्रॉक्सिमल वाला पोर्शन, क्योंकि पास में है, सेंटर में है, सो दिस इज प्रॉक्सिमल। और ये वाला स्टिग्मा वाला पोर्शन कहाँ है? दूर है फ्लावर से, दूर है, ये है ऊपर की साइड है, तो ये हो जाएगा इसका डिस्टल पोर्शन, ये हो जाएगा इसका डिस्टल पोर्शन। तो याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखने के लिए हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि मैं यहां पर आपको 3 वर्ड्स बता देती हूं, ठीक है? और वो 3 वर्ड्स क्या है मेरे? 3 वर्ड्स हैं डिस्टल, डिस्टल, डिस्टेंट और डिस्टेंस। सबका मतलब एक ही जैसा है, सबका मतलब है दूर, ठीक है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, देखो वैसे तो मैं बताऊं आपको, एक याद रख लिया तो दूसरा अपने आप याद रहेगा, दूसरे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पर प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियरर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज और नियर। तो दोनों में से जो याद रह जाए, वैसे याद रखना इजी ये है, मुझे ये याद रहता है, डिस्टल, डिस्टेंट, डिस्टेंस, मतलब दूर दूर दूर। तो दूर वाला जो बॉडी के सेंटर से दूर हो वो डिस्टल होता है, जो बॉडी के पास में जो हिस्सा हो वो प्रॉक्सिमल होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अभी ये एग्जाम्पल हो गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने आपसे कहा कि इसका अब समझ में आ गया ना, डिस्टल पोर्शन और प्रॉक्सिमल पोर्शन। ये वाला पोर्शन फ्लावर में अटैच था इसलिए प्रॉक्सिमल, ये वाला बाहर की तरफ था इसलिए डिस्टल। और एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और डायथीकस होता है। और दिखने में ये ऐसा दिख रहा है, ये इसका थीका है, यही है थीका, यही है इसका थीका वाला पोर्शन, यानी बैग वाला पोर्शन। और हर एक लोब में मैंने यहां लिखा है ईच लोब इज डायथीकस, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? नोट करो इसे फटाफट से, नोटेड, डन, ऑलराइट। अब एक चीज और है इसकी, इसके पास एक लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, जो ये एंथर होता है इसके पास एक लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है। क्या बोला मैंने? लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है? लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है? ये लाइन ऑफ डेहिसेंस कहां है और कैसी है? हर एक लोब में होती है। जैसे ये 2 लोब है ना, ये 2 लोब है, इन दोनों लोब को, ये 2 लोब सामने से ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है? ये दोनों लोब सामने से ऐसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों लोब को अगर मैं साइड में घुमा दूं और मैं सिर्फ एक लोब को देखूं, तो इस एक लोब में सेंटर में एक लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। यानी अगर मैं इस लोब को देखूं, एक लोब में ले लूं, तो यहां पर इसके सेंटर में देयर इज 1 लाइन पासिंग थ्रू इट, देयर इज 1 लाइन पासिंग थ्रू इट इन दी सेंटर, ठीक है? जो कहां से जा रही होती है? सेंटर से जा रही होती है। देखो एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ये सेंटर से एक लाइन जारी होती है, इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये बनी होती है स्टोमियम सेल्स की, मेड अप ऑफ स्टोमियम सेल्स, मेड अप ऑफ स्टोमियम सेल्स। और इसका क्या काम होता है? एंथर को खोलने का। एंथर यहीं से खुलता है और उसमें से फिर पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। तो डेहिसेंस का मतलब होता है ओपन अप, ठीक है? ओपन होना। और ओपन होने की क्या जरूरत है? इस स्ट्रक्चर को ओपन होने की जरूरत कब पड़ेगी? जब पोलन को इसमें से बाहर आना होगा। तो जब एंथर में से पोलन को बाहर निकलना होगा, तो ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ये मान लो ऐसे है, ये अगर पूरा एक लोब है तो इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये इसकी लाइन ऑफ डेहिसेंस है। जब पोलन को बाहर आना होगा तो ये अलग हो जाएगी, यही खुलेगी और इसी में से पोलन फिर बाहर आएगा, ठीक है? तो ये एक पॉइंट और नोट कर लेना, डन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पोलन में ऐसा क्या हुआ, मतलब पोलन में नहीं। अच्छा एक चीज और मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये स्पोरेंजियम है, बेसिकली ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। बेसिकली ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? इसको माइक्रो भी लगा लेना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मेल गैमीट को रेफर करने के लिए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, फीमेल गैमीट जब बनता है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही कहलाएगा ये। इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा कैसे?
क्या क्या होगा इसके अंदर, आइए उसको देखते हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। जब हमारा एंथर और फिलामेंट बहुत यंग था, बहुत छोटा सा था, तो उसके अंदर क्या क्या हुआ होगा। सो लेट अस टेक वन यंग स्टेमन, ओके। सो वी हैव वन यंग स्टेमन, छोटा सा स्टेमन है। इस स्टेमन के अंदर क्या क्या हुआ होगा, तो इस स्टेमन का हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं और इसका हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, वही एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है, बहुत यंग है, ठीक है। कैसा है, स्मॉल है, यंग है। और इसके अंदर ना बेसिकली कुछ सेल्स हैं जो सारा काम कर रहे हैं। वो सेल्स यहां कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पर कॉर्नर पर कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जब ये बहुत छोटा सा था, ठीक। जब ये छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, इसके अंदर सेल होता था, एक ही मात्र सेल था। और वो सेल क्या कहलाता था, द सेल वाज टर्म्ड एज, सेल को कहते थे आर्की स्पोरियल सेल। द सेल वाज टर्म्ड एज आर्की स्पोरियल सेल। अब ये जो आर्कीस्पोरियल थे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एंथर का, उसमें चारों जगह प्रेजेंट है। मतलब हर एक थीका या हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जहां बनेगा वहां पर प्रेजेंट है। तो इस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर पैरेलल डिवीजन हुआ, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल ये है, ये हमारा आर्कीस्पोरियल सेल है। इसके अंदर होता है पैरेलल डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल डिवीजन। पैरेलल डिवीजन यानी ऐसे डिवाइड करेगा, पैरेलल डिवीजन यानी ये ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है, बीच में से पैरेलली, ठीक। तो हम यहां लिख लेते हैं दैट इट अंडरगोज पैरेलल सेल डिवीजन। ये क्या करता है, पैरेलल सेल डिवीजन करता है, ठीक है। और दो टाइप के सेल बनाएगा। वो सेल बनाएगा कौन कौन से, देखो, एक तो ये सेल बनेगा और एक ये सेल बनेगा। तो मैं दोनों के सेल्स बना देती हूं। इट फॉर्म्स अ यंग सेल। एक ये सेल बना, दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल, ठीक है। पैरेलली डिवाइड करके इसने दो सेल बनाए। जब भी कोई सेल पैरेलली डिवाइड करता है तो उसे हम एक टेक्निकली टर्म दे देते हैं, और वो टेक्निकल टर्म होता है प्रीक्लिनल डिवीजन। प्रीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो दोनों सेल्स बने हैं, ये दो सेल्स यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे। और ये दोनों सेल्स हैं कौन, ये क्या कहलाते हैं, तो देखो ये दोनों सेल्स कौन है। पहला वाला सेल कहलाता है, ये ऊपर वाला जो सेल है ये कहलाता है प्राइमरी पैराइटल सेल। नीचे वाला सेल क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनते हैं किससे, आर्कीस्पोरियल सेल के प्रीक्लिनल यानी कि पैरेलल डिवीजन से। और ये चारों तरफ हो रहा है एंथर में। अब आगे जाकर ये प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल अपना काम दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्राइमरी पैराइटल सेल बना लेता है 4 लेयर। इट फॉर्म्स 4 लेयर, 4 लेयर्स बनाता है, ठीक है। और ये जो स्पोरोजीनियस सेल है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया MSMC, ठीक है। अब देखो पैराइटल सेल का जरा फंक्शन देखो, ठीक है। पैराइटल सेल प्राइमरी पैराइटल सेल जो बना था उसकी कहानी देखते हैं, उसकी कहानी क्या थी, फिर स्पोरोजीनस वाले की देखेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल क्या करता है, बाहर की तरफ 4 बाउंड्री बनाता है। बाहर की तरफ क्या बनाता है, 4 बाउंड्री, ठीक है। तो इससे 4 चीजें बनती हैं, 1 2 3 एंड द 4th, ठीक है। ये 4 लेयर बनाता है। वो चारों लेयर क्या क्या है,
वो चारों लेयर होती हैं पहले नंबर पे। हर बार चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आउटर कवरिंग जो होती है बॉडी की वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसके पास भी एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। इसके बाद सेकेंड लेयर कहलाती है एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर कहलाती है एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर इज एंडोथीशियम लेयर। थर्ड लेयर क्या कहलाती है? पता नहीं थर्ड लेयर को ही मिडिल लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बीचों बीच तो है नहीं पर फिर भी थर्ड लेयर इज द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है। आखिरी वाली जो अंदर के साइड की, ये बाहर से अपन ने लिखना चालू किया, इट इज द मोस्ट आउटर वन, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली। अंदर की तरफ जब आते जाओगे तो आखिरी लेयर मिलती है टेपिटम। आखिरी लेयर मिलती है टेपिटम। याद रखने के लिए एपिएंडोमिडियम, ठीक है, एपिएंडोमिडियम याद रखने के लिए। अब देखो कुछ और बनाना है, कुछ और भी बना सकते हो। मुझसे ये बनी, मुझे ऐसे याद रहता है तो मैं ये बना देती हूं, एपिएंडोमिडियम। हालांकि मैं टेप से भी कुछ ले सकती थी पर फिर वो गुम जाता है टेपिटम, तो तुमसे याद रहेगा टेपिटम ही है। एपिएंडोमिडियम आर दी 4 लेयर्स फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पेराइटल सेल। और इसका अगर मैं आपको वो व्यू बना के बताऊं कि कहां कौन सी होगी, तो सबसे पहली लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है, अगर मैं ऐसे बना दूं, एक लेयर ये, ठीक है, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये, एंड द फोर्थ लेयर इज दिस। फोर्थ लेयर इज दिस। अगर मैं इसकी मार्किंग करूं, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर एंड देन दिस इज द फोर्थ लेयर। इतनी बात समझ में आ गई? प्राइमरी पेराइटल सेल ने ये 4 लेयर बनाई, वो चारों लेयर ऐसी हैं, ऐसे दिखेंगी और ऐसा पूरा एक सर्कल होगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल कहां कहां प्रेजेंट होगा? ये पूरा सर्कल जो है, ये चारों लेयर आपको यहां मिलेंगी, चारों लेयर आपको चारों साइड में मिलेंगी। पूरे एंथर में यही लेयर्स है, पूरे एंथर में यही लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो फिर मैम प्राइमरी पेराइटल तो हो गया, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल का क्या होगा? देख लो वो भी, उसका क्या होगा? प्राइमरी पेराइटल सेल का तो ये हो गया। अब आता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो अगर मेरे पास प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल था ये वाला, तो ये आगे जाकर जानते हो क्या बनाएगा? ये आगे जाकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मैंने लिखा तो मैंने थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ ज्यादा ही बना दिया था, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला नोट कर लो, नोट इट डाउन फटाफट से। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम इतना पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे का देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हमारे पास लिखा है टिपिकल स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बना के बताए। एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक यानी डंडी जैसा होता है। प्रॉक्सिमल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला एंड फ्लावर में जुड़ा रहता है। तो मैंने प्रॉक्सिमल एंड के बारे में भी बताया आपको, किसके? थैलेमस या फिर पेटल या फ्लावर के। ऑलराइट, इतनी बात समझ में? इसमें कुछ नहीं पूछना? ओके, इसमें सब बढ़िया है, आगे बढ़ो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ा, उसे भी देख लेते हैं। तो एंथर हम बोल चुके हैं कि भाई बाइलोब्ड है, लोब्स भी दिखा दिए। 2 एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाय डीप ग्रूव इन द फ्रंट एंड आर अटैच्ड टू द ईच अदर बाय अ बैंड ऑफ वेस्क्यूलेटेड स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का बैंड जरूर मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू का बैंड होता है यहां पर कनेक्टिव टिश्यू का आपको बैंड मिलता है, ठीक है, बीचों बीच, जो दोनों लोब्स को जोड़कर रखता है।
ऑलराइट, जो दोनों लोब्स को क्या करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। आगे बढ़ते हैं। सो वैस्कुलेटेड कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया। इसके बाद इट इज 4 साइडेड टेट्रागोनल, 4 साइड्स हैं, तो टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे थे। इसके बाद लोकेटेड एट द कॉर्नर, हर लोब में, मैंने कहा था ना ये, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, यही तो माइक्रोस्पोरेंजियम थे इस तरीके से, ठीक है। तो बस ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, तो हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्स पोलन सैक विच ऑन मैच्योरिटी बिकम फिल्ड विद पोलन ग्रेन। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम जो 4 अलग अलग दिख रहे हैं, इसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आखिर में जाकर के पोलन ग्रेन आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे बनेगा पोलन ग्रेन मैं बताऊंगी। अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए आगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके बीच में से देखोगे तो इट अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर दिखता है देखने पे, बना के बताया। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल सराउंड बाय एंथर वॉल, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल जो है वो बीच में है और एंथर की वॉल से सराउंडेड है, तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल तो बीच में ही बनेगा। इसके बाद दी स्पोरोजीनियस सेल कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल है ये क्या करता है, डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड करने की क्षमता रखते हो। तो जो स्पोरोजीनियस सेल है उसके पास जो टिश्यू बनेगा वो इसी सेल का बनेगा जिसके पास डिवाइड करने की क्षमता हो। और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल आगे जाकर क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने आपको बताया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा ये कहानी मैं बताऊंगी आगे, बट अभी इतनी बात समझ में आई। अगर मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर बताऊं तो इनने सबसे पहले ये बोला है कि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल सबसे पहली बात कहां पर है, सेंटर में है। यानी जो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें यहां पर ये बीच में ये वाला जो है यहां पर स्पोरोजीनियस टिश्यू कलेक्ट होगा। तो ये स्पोरोजीनियस सेल कहां पर है, सेंटर में। ऑलराइट, इसके बाद इन्होंने कहा स्पोरोजीनियस सेल हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स जो हैं, ये वाले जो सेल्स हैं ये हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये डिवाइड कर करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मदर सेल से ही आगे जाके माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, तो पूरी कहानी बस ये 3 शब्दों से मैंने आपको बताई इसकी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस इमेज को ध्यान से देखो, यहां पर एपिडर्मिस है, 4 लेयर दिख रही हैं। क्या क्या बताई थी मैंने, एपी एंडो मिडी तुम, तो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस है ये बाहर वाली लेयर, ये वाले सेल्स वाली। इसके बाद एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम ये अंदर वाली सेल्स की लेयर है, सेकंड लेयर। फिर होती है मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर ये आपको दिख रही है। मिडिल लेयर 2 से 3 सेल की लेयर से बनी होती है। मिडिल लेयर में कोई एक ही अकेली लेयर नहीं होती, 3-4 लेयर बीच में सेल्स की होती है, उन्हें हम कहते हैं मिडिल लेयर। इसके बाद है माइक्रोस्पोर मदर सेल बीच में मिलेगा। उसके बाद ये आखिरी वाली लेयर, ये वाली लेयर जो सबसे अंदर की तरफ है, इसे हम कहते हैं टेपिटम। तो ये चारों लेयर आपको समझ में आई। और बीच में यहां सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा। सेंटर में क्या होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और एक चीज याद रखना, मैंने कहा था 2 लोब्स के बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन। कट करने के बाद इतनी बात समझ में आ गई, चारों लेयर समझ में आई, स्पोरोजीनियस टिश्यू समझ में आया। चारों लेयर किसकी बनी है, प्राइमरी पैराइटल सेल से, जो कि आर्किस्पोरियल सेल से बना था। और आर्किस्पोरियल सेल ने एक और सेल बनाया था, स्पोरोजीनियस, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, जिसने स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाया। स्पोरोजीनियस टिश्यू आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंथर की वॉल। मैंने कहा एंथर की वॉल में 4 लेयर प्रेजेंट है, एपी एंडो मिडी तुम। तो एक एक करके इनके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले आउटर एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, भाई वो कैसी होती है, सबसे बाहर होती है, तो हम कह देते हैं आउटर मोस्ट है।
और एक सिंगल लेयर होती है, एक ही सेल की लेयर होती है। देख पा रहे हो यहाँ पर ये एपिडर्मिस लिखा है, ये एपिडर्मिस ये वाली, तो ये सिंगल लेयर की सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। काम क्या करेगी, बाहर है तो प्रोटेक्शन का ही काम करेगी, हमारी स्किन भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। समटाइम्स एपिडर्मिस डेवलप सम फाइब्रस थिकनिंग कॉल्ड एज एक्सोथीशियम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये थिक हो जाती है किसी किसी केस में, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर ये थिक हो गई तो उस केस में हम इसे एक्सोथीशियम बोलेंगे और अंदर वाली को एंडोथीशियम ही बोलेंगे। एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, तो बाहर वाली एक्सोथीशियम, अंदर वाली एंडोथीशियम। ओनली व्हेन द एपिडर्मिस बिकम थिक, जब ये मोटी हो जाए, और जब ये पतली सी है तो फिर ये क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा, एक्सोथीशियम किसमें पाई जाती है, आर्सियोथोम्बियम में पाई जाती है। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट एंडोथीशियम पे आओ। एंडोथीशियम होती है सेकेंड लेयर, सो इट हैज अल्फा सेल्यूलोजोइक फाइबर। इसके पास एक स्पेशल बात यही है जो क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। अब मैडम ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबरस बैंड होता है जो इसके क्या करेगा, जब ये ओपन होगा ना तो सेल्स देखो क्या होता है, जब एंथर ओपन कैसे होता है, सेल्स ड्राई होते हैं, सेल्स सूखते हैं, पानी सेल में से चला जाता है तो ड्राई होकर पिचक जाते हैं, और जैसे ही पिचक जाते हैं तो उनके बीच में एक जगह बन जाती है, जगह बन जाती है तो बस ओपन हो गया। तो इसमें अल्फा सेल्यूलोजोइक फाइब्रस बैंड होता है जिसमें ये काम होगा। एंड इट इज बैंड अराइजेस फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल, अंदर वाली वॉल से ही निकलकर ये बैंड बाहर बन के आता है। तो जैसे प्लांट के भाई सेल वॉल्स में सेल्यूलोज होता है, तो यहाँ पर इसके पास अल्फा सेल्यूलोजोइक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होता है इस लेयर के पास। ये इसका एक्सक्लूसिव फीचर है। आगे बढ़ो। दीज बैंड हेल्प इन, मैंने कहा था डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के खुलने में मदद करता है ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब सूखने के बाद ये क्या करेगा, सूख जाएगा, रिंकल्स पड़ जाएंगे, रिंकल पड़ेंगे तो दो सेल्स के बीच में जगह हो जाएगी और वो खुल जाएगा एंथर। फाइब्रस बैंड आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। अच्छा एक चीज, हाँ ये मैं बताना भूल गई, फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ। एक बात समझो, अगर प्लांट लैंड पर है तो उसे तब तो जरूरत पड़ेगी कि भाई एंथर को खोलना पड़ेगा, उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आएगा, उसके लिए इसको सेल को सूखना पड़ेगा, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर यूज होगा ना अल्फा सेल्यूलोजोइक फाइबर का, फाइब्रस बैंड का। लेकिन अगर प्लांट पानी में ही है तो क्या वहां कोई चांसेस है कि सेल सूख सकते हैं, सेल सूख ही नहीं सकते, सेल विल नॉट गेट ड्राइड, तो वो वहां ड्राई नहीं होते और इसीलिए वहां पर अल्फा सेल्यूलोजोइक फाइब्रस बैंड नहीं होता। जो ये फर्स्ट लेयर के बाद, मान लो ये वाली फर्स्ट लेयर है और उसके बाद ये सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर में अगर मैं हाइड्रोफाइट्स की बात करूं, हाइड्रो का मतलब वाटर, फाइट का मतलब प्लांट, पानी में रहने वाले प्लांट, तो उनके पास अल्फा सेल्यूलोजोइक विल बी एब्सेंट। It is only present on the land plant. Example है हाइड्रोकैरिटेसिया, ठीक है, हाइड्रोकैरिटेसिया, ये इसका एग्जाम्पल है। नोट करो इतनी बात, एक ही इंपॉर्टेंट फीचर इसका आपको याद करना है। अब जैसे एपिडर्मिस का इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव फीचर है एक्सोथीशियम बनाता है, ऐसे ही एंडोथीशियम का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, एक्सक्लूसिव फीचर अल्फा सेल्यूलोजोइक बैंड प्रेजेंट है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की खास बात यह है कि ये जो होती है इसमें कम से कम 2 से 3 लेयर्स होते हैं सेल्स में, 2 से 3 लेयर्स होते हैं सेल्स में। यानी एक क्या होगा कि पहली वाली लेयर ये एपिडर्मिस, जितनी बार बोलोगे जितनी बार बनाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा। दूसरी वाली लेयर ये विच इज एंडोथीशियम। तीसरी लेयर जब बनेगी तो तीसरी लेयर में 1 2 3 ये तीनों मिला करके लेयर बनाएंगे, इस तरीके से ये तीनों मिला करके लेयर बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे मिडिल लेयर, जिसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। एंड this wall have 1 to 3 layers which varies from species to species। अब देखो किसी में 2 भी हो सकती हैं, किसी में 3 भी हो सकती हैं, वो अलग अलग प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। एंड इट डीजनरेट्स एट मैच्योरिटी, और क्योंकि ये डीजनरेट हो जाती है मैच्योरिटी पे तो इस लेयर के सेल्स को हम एफिमेरल सेल्स कहते हैं, ठीक है। लेटर ऑन इट डीजनरेट्स, टूट जाती है बाद में, ठीक है। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है, 2 to 3 लेयर है, ये बहुत एक्सक्लूसिव जरूरी फीचर है जो याद होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है टेपिटम। It is exclusively very important. This is very important layer because it plays very important role.
बहुत जरूरी काम करेगी। क्या करेगी? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, जिसके पास पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। अब देखो होगा क्या कि ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर जो कि 2 से 3 लेयर की बनी होगी, और मिडिल लेयर के बाद वाली लेयर, मिडिल लेयर के बाद वाली लेयर यानी ये वाली लेयर जो है ये है टेपिटम। और टेपिटम के पास सेल्स प्रेजेंट होंगे। टेपिटम के पास पूरा एक टिश्यू कलेक्टेड होगा, ये इस तरीके से बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये क्या है? दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू। तो भाई स्पोरोजीनियस टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? टेपिटम। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब ये पास में है तो इसका काम क्या होगा? खाना देने का काम होगा। दूसरा, सेल्स ऑफ दिस लेयर possess dense cytoplasm and generally multinucleated। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म कम और न्यूक्लियस ज्यादा होता है। दे आर पॉलीप्लॉइड, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा है तो प्लॉइडी भी इसकी चेंज हो जाती है। प्लॉइडी मतलब देखो हम बोलते हैं ना कि जो डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मेरे पास एक सेल है, इसमें ये है और ये सेल है 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें एक और न्यूक्लियस अगर मैं जोड़ दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसकी प्लॉइडी हो जाएगी चेंज। अब ये हो सकता है ना कि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम रखा हो। सो दे आर पॉलीप्लॉइड, यानी ज्यादा नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियस कॉपीज होंगी। टेपिटम सेल शो इंक्रीज इन देयर डीएनए कंटेंट, और इसी रीजन से इसका क्या होगा? डीएनए कंटेंट भी बढ़ जाएगा। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। 3 पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम, न्यूक्लियस ज्यादा है तो प्लॉइडी भी ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो फिर डीएनए भी ज्यादा, ऑब्वियसली। ठीक है, इतना लिखो। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो इंक्रीज इन डीएनए हुआ कंटेंट में टेपिटम के, इट मे बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग वेज। ये कुछ रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला, एंडोमाइटोसिस, दूसरा रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस एंड पॉलीटेनी। ये 3, अच्छा इसके बारे में आपसे कोई बहुत ज्यादा पूछने नहीं वाला है, कोई भी नहीं पूछेगा, बस ये 3 पॉइंट लिखो। और मैं एक चीज और बता देती हूँ, फिर मैं इसके आगे ये दोनों चीजें आपको समझाऊंगी। पहली चीज कि टेपिटम जो होती है इसमें डीएनए इंक्रीज क्यों हुआ, एक तो मैं आपको ये समझाती हूं अभी आगे। तो उसके ये 3 नाम आपको बस याद रखने हैं, एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, पॉलीटेनी। मैं मीनिंग बता रही हूं। दूसरा आपको याद रखना है, टेपिटम 2 तरह की होती है, एक होती है ग्लैंडुलर, दूसरी होती है अमीबॉइड टेपिटम। ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, नाम पहले याद करो, मैं आपको इनके सबके मतलब बताती हूँ। ठीक है, तो एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, पॉलीटेनी की बात करते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे ग्लैंडुलर टेपिटम और अमीबॉइड टेपिटम की। आइए लेट्स स्टार्ट। देखो पहला क्या है? एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस, दूसरा है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, ठीक है, और तीसरा है पॉलीटेनी। पॉलीटेनी, इन तीनों प्रोसेस का एकमात्र काम है, और वो जानते हो क्या है? ये न्यूक्लियस को तो कुछ नहीं छेड़ने वाला है, ये सिर्फ इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीजेस क्रोमोसोम नंबर, इंक्रीजेस क्रोमोसोम नंबर। अब ये वो किसी भी तरीके से इंक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है कि एक सेल है, सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेगा? क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बना दे, क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बना दे। एक तरीका तो ये कर सकता है एंडोमाइटोसिस, ठीक। दूसरा, पॉलीटेनी में क्या करता है? पॉलीटेनी में सेल डिवीजन के दौरान ये एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमैटिड्स बना देता है, एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमैटिड्स बना देता है। उससे भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस में भी क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा है। सो इन एनी विच वेज क्या होने वाला है? क्रोमोसोम का नंबर बढ़ने वाला है। इन तीनों प्रोसेस से हर बार ज्यादा क्रोमोसोम बनता जाएगा, रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम ज्यादा बनेगा। तो आपको इन सब चीजों पर नहीं जाना है, ये आपके काम का नहीं है। आपके नॉलेज के लिए मुझे सिर्फ आपको ये 3 बातें बतानी थी जिससे क्रोमोसोम नंबर हो जाता है इंक्रीज। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टेपिटम की। तो टेपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो हमारे पास 2 टाइप की टेपिटम है, एक है ग्लैंडुलर, दूसरी है अमीबॉइड, ठीक है। एक है ग्लैंडुलर, दूसरी है अमीबॉइड। ग्लैंडुलर
टेपेटम और दूसरी है अमीबॉइड टेपेटम। ग्लैंडुलर टेपेटम और अमीबॉइड टेपेटम, इनमें क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर टेपेटम होती है उसकी सेल्स की लेयर ऐसी होगी, ठीक है। अब मान लो ये ग्लैंडुलर की लेयर है, सॉरी हाँ ग्लैंडुलर की ये लेयर है और अमीबॉइड की ये लेयर है सेल्स की, ठीक। इसके अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, तो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू बैठा है, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है बीच में, यहां पर भी स्पोरोजीनियस टिश्यू है। तो दोनों का काम क्या है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये कुछ भी, जब ग्लैंडुलर में और अमीबॉइड में क्या अंतर है कि जो ग्लैंडुलर वाली एपिथेलियम होती है, ग्लैंडुलर वाली टेपेटम होती है, इसमें से कुछ भी चीज जब ट्रांसपोर्ट होती है तो छोटे छोटे वेसिकल्स में कवर होके आती है। उन वेसिकल्स को, मतलब एक थैली में कवर हो जाती है और कवर होके ही ट्रांसफर होता है। इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, यूबिश बॉडीज, ठीक। लेकिन यहां पे कैसे ट्रांसफर होती है, यहां पर टेपेटम डीजनरेट होती है, ऐसे टेपेटम टूटती है और टेपेटम टूटने के बाद पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ऐसे ही स्पोरोजीनियस टिश्यू के बीच में बह जाता है, ऐसे ही बह जाएगा, पूरी ये टेपेटम डीजनरेट हो जाती है। तो यहां पर हमें क्या याद रखना है, टेपेटम डीजनरेट्स, टेपेटम डीजनरेट हुई, ब्रेक हुई, पूरा साइटोप्लाज्म स्पोरोजीनियस टिश्यू को दे दिया और यहां पर क्या होगा, अपनी टेपेटम वैसी ही रहेगी, बस वो यूबिश बॉडीज भेजती रहेगी, पैकिंग करके बैग भेजती रहेगी। तो ये है यूबिश बॉडीज जो बना किसमें बनते हैं, ग्लैंडुलर टेपेटम, और अमीबॉइड टेपेटम में टेपेटम डीजनरेट हो जाती है। बस इतनी बात याद रखनी है, ये दो टाइप्स आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, एक ग्लैंडुलर दूसरी अमीबॉइड। इतनी बात समझ में आ गई, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू नो, क्लियर, ओके। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है उसके बारे में क्या लिखा है, दे से कि दैट young anther, a group of compactly arranged homogeneous cell is called sporogenous tissue। मैं बताऊंगी स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या है। occupies the center of each microsporangium। इस डायग्राम को अच्छे से देखो, ये है हमारे एंथर का डायग्राम। इसमें बाहर की तरफ 4 लेयर दिख रही हैं, बाहर की तरफ ये आपकी 4 लेयर है, वही एपी एंडो मेटातुम, ये 4 लेयर है, और बीच में ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, बीच में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू में होता क्या है, बेसिकली स्पोरोजीनियस टिश्यू में होमोजीनियस मास होता है, यानी एक जैसे सेल्स होते हैं, सारे एक जैसे सेल्स, सारे एक जैसे सेल्स होते हैं, ठीक। तो हम बना लेते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। सपोजिंगली इन दिस वी हैव स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसके अंदर हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यू बैठा है, ये मैंने बना लिया, ठीक। स्पोरोजीनियस टिश्यू से बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं सेल बना देती हूं पहले, ठीक है। ये सेल बनाया है इसने, विच इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल नेचर में होता है डिप्लॉइड, नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉइड। और इसको आगे जाके बनाने हैं क्या बनाना है, इसको आगे जाके मेल गैमीट बनाना है। तो ये क्या करता है, अपने आप का रिडक्शनल डिवीजन करवाता है। रिडक्शनल डिवीजन जब भी होता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शनल डिवीजन जब भी होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मियोसिस। तो ये मियोसिस अंडरगो करता है। मियोसिस करने के बाद ये 4 सेल्स में ब्रेक हो जाता है। मियोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले ब्रेक होती है 4 सेल में, ठीक है। ये इस तरीके से 1 सेल, 2 सेल, ये 4 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ठीक है। ये 4 सेल में ब्रेक हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, और वो भी माइक्रोस्पोर का टेट्राड है, 4 सेल एक साथ है, और इसके बाहर एक मोटी सी लेयर होती है, ठीक है। बाहर एक मोटी सी लेयर होती है, सेल के बाहर मोटी सी लेयर है, और ये लेयर क्या कहलाती है, ये लेयर कहलाती है कैलोज लेयर।
ये कहलाती है कैलोस लेयर। कैलोस लेयर क्या करती है, टेट्राड सेल को एक साथ पकड़ के रखती है, लेकिन हमें तो इससे मेल गैमीट बनाना है, इसको अलग अलग करने की जरूरत है। तो हमारी जो टेपेटम वाली लेयर है वो एक कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। टेपेटम रिलीजेस कैलेज एंजाइम, ये कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। कैलेज एंजाइम कैलोस पर एक्ट करता है, ब्रेक कर देता है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो चारों सेल अलग अलग हो जाएंगे। चारों सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमको अलग अलग सेल्स मिल गए, ये 4 सेल अलग अलग मिल गए, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों हैं माइक्रोस्पोर। ये चारों क्या हैं, ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर है। और नेचर में क्योंकि यहाँ मियोसिस लग गया तो ये हो जाएंगे एन, तो ये भी कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली एन, यानी कि हैप्लॉइड बनेंगे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। अब ये जो टेट्राड बन रहा है ये अलग अलग टाइप का टेट्राड होता है, ये टेट्राड अलग अलग टाइप का होता है। तो हमारे पास 3-4 पैटर्न है, हमारे पास 3-4 पैटर्न है। आइसोबायलेटरल, ठीक है, आइसोबायलेटरल के बाद अपना लीनियर पैटर्न होता है, टी शेप का होता है, डेकेसेट होता है। मैं आपको वो बना के बताती हूँ, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ टेट्राड्स, टाइप्स ऑफ टेट्राड्स व्हिच आर फॉर्म्ड। पहला होता है आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल। दूसरा होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। तीसरा होता है डेक्यूसेट, तीसरा होता है डेक्यूसेट। देन वी हैव फोर्थ वन टी शेप्ड एंड द फिफ्थ वन इज लीनियर इन नेचर, लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये होता कैसा है, ये होता है, ये हमने ले लिया सेल, एक तो ये इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, ठीक है। दूसरा, डू वी हैव दैट शेप, ओके, दूसरा ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसे फॉर्म करता है सेल, आइसोबायलेटरल में इक्वल इक्वल सेल्स, तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। टेट्राहेड्रल और डेक्यूसेट में कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। टेट्राहेड्रल और डेक्यूसेट, डेक्यूसेट ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चौथा सेल नहीं है। ये 3 सेल आपको नीचे की साइड दिख रहे हैं और दूसरी साइड, अब देखो 3D में होगा ना, ये तो यहां पर हम नहीं देख पा रहे हैं 3D, ये 3 सेल के ऊपर एक और सेल रखा होगा दैट विल बी द फोर्थ वन। और यहां पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको यहां बना के बताया, ठीक है, यहां पर बिल्कुल वैसा ही होगा, ये, ठीक है। तो ये बन गया 4 सेल का स्ट्रक्चर, ये 4 सेल का स्ट्रक्चर बना लिया इसने, ठीक है। ये हो गया टेट्राहेड्रल, ये हो गया डेक्यूसेट। अब टी शेप्ड कैसा होता है, तो ये है एक, ये 2 सेल और ये 3 सेल, ये 4 सेल, ये होता है टी शेप्ड, ठीक है। लीनियर में कैसा होता है, दिस इज 1 सेल, दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये हो गया लीनियर। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ टेट्राड्स। इनमें से कैसा भी बन सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे सेल्स क्या होंगे, चारों सेल्स स्प्लिट हो जाएंगे जब इनका कैलोस जो है वो टूट जाएगा। जिसने इनको पकड़ के रखा है वो कौन है, कैलोस। तो कैलोस किससे टूटेगा, टेपेटम रिलीज करेगा कैलेज एंजाइम, कैलोस टूटेगा, चारों सेल स्प्लिट हो जाएंगे बूम करके, ठीक है। इतना बनाओ, मेक दिस ऑल राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक लास्ट चीज और बता देती हूँ, फिर मैं उसे पढ़ा दूंगी। देखो अभी हम बना चुके हैं कि हमारे पास 4 स्प्लिट हो गए माइक्रोस्पोर, ठीक है। सो फॉर नाउ वी हैव 4 माइक्रोस्पोर, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। ये 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर स्प्लिट हो गए। माइक्रोस्पोर नेचर में कैसे थे, हैप्लॉइड थे। इन माइक्रोस्पोर ने क्या करा, ये माइक्रोस्पोर अब करेंगे, देखो
हैप्लॉइड बन चुका ना, तो रिडक्शनल डिवीजन तो करेगा नहीं, क्या करेगा, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें माइटोसिस चल रही है, इसमें माइटोसिस चल रही है, माइटोसिस लिख लेते हैं, माइटोसिस चल रही है। अब ये डिवाइड करेगा और एक सेल, इसका मैं एक माइक्रोस्पोर उठा रही हूं, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर उठा रही हूं, चारों में वैसा का वैसा काम होगा। एक क्या करेगा, एक अपना सेल बनाएगा इस तरीके से, बाहर एक आउटर कवरिंग बनाएगा इस तरीके से, ठीक है, बाहर अपनी आउटर कवरिंग बना लेगा इस तरीके से, और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसके अंदर चल रहा है इसका सेल डिवीजन, इसके अंदर चल रहा है इसका सेल डिवीजन, क्या मतलब इसका पूरा न्यूक्लियस का वही सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, देखो, ठीक है, ये क्या करेगा, जब इसका सेल डिवीजन चलता रहेगा ना, तो ये पहले तो दो सेल्स बनाता है, एक बड़ा सेल बनाता है, एक छोटा सेल बनाता है। मैं इसकी आउटर कवरिंग पहले बना देती हूँ, ये इसकी आउटर कवरिंग है, इसमें ये बनाएगा एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, तो ये इसका छोटा सेल ये रहा, ठीक है, और ये बड़ा वाला सेल है, ठीक। बड़े वाले सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल बना, एक जनरेटिव सेल बना। ये आगे जाकर क्या करेगा, यही आगे जाकर एक सेल के अंदर, इसी सेल के अंदर पता है क्या हो जाएगा, ये सेल है, ये इसकी आउटर वॉल प्रोटेक्टिव वाली, ठीक, आउटर वॉल प्रोटेक्टिव वाली, ये इसका वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है बड़ा सा, ठीक है, ये पूरा वेजिटेटिव सेल है ना, और यहां पर ये, इसको मैं ऐसा नहीं करती हूं, हाँ, यहां पर ये बनाता है दो छोटे सेल और एक इसका बड़ा वाला सेल रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली कितने सेल हो गए, 3 सेल बन गए। दिस इज अ 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसमें से बड़ा वाला जो सेल है, इट इज टुडे ऑल्सो वेजिटेटिव सेल, जो नहीं बदला, जो अभी भी क्या है, वेजिटेटिव सेल है। लेकिन ये जो दो छोटे वाले बने हैं, इस छोटे सेल जनरेटिव सेल ने दो नए सेल बना दिए, और वो दोनों नए सेल कहलाते हैं मेल गैमीट। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, हम सबने मेल गैमीट बना लिया है, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली मेल गैमीट को, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मेल गैमीट इज फॉर्म्ड। माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट इस तरीके से बनता है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट इस तरीके से बनता है, और क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो अब माइटोसिस ही चलेगी, तो ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। ये पहले बना लो, ठीक है, बन गया। अब देखो मैं इसको आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ फिर पढ़ाऊंगी। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है, देखो अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के अंदर कोई गैमीट है उस बॉडी का, जैसे मेल बॉडी है और मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट है तो वो कहलाएगा मेल गैमीटोफाइट। फीमेल बॉडी है और उसके अंदर फीमेल गैमीट है तो वो कहलाएगा फीमेल गैमीटोफाइट। सो मेल गैमीटोफाइट कौन है यहाँ पर, यही मेल गैमीटोफाइट, यही वाला स्ट्रक्चर है। सो दिस इज मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो ये पोलन के स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर बन गए। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। सबसे पहले मियोटिक डिवीजन हुआ था, यानी रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस होगा।
These haploid microspore formed arranged in the form of 4 cells. ये 4 सेल के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, जो मैंने अलग अलग फॉर्मेशन भी बताई कि कैसे अरेंज हुए होंगे। उसके बाद एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर जैसे ही बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट करता है, सूखता है, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब यही माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना था, वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल और सबने माइक्रोस्पोर बनाए, माइक्रोस्पोर से पोलन बनेगा, तो पोलन्स भी बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? लिख लो, ये बहुत सिंपल 4-5 पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? ये बन गया। इसका पहला स्टेप ये था, यहां तक तो मैंने आपको लेयर्स बताई थी। ठीक है, लेयर्स के बाद मैंने आपको बताया कि ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, सेल डिवीजन आधा हुआ, माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर इनमें से किसी भी पैटर्न में फॉर्म हो सकते हैं, तो ये लो मैं साइड हो गई, इसको लिख लो। ठीक है, ये इसके पहले वाली स्लाइड ये लिख लो। इसके बाद क्या होगा कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन ऐसे बनाएगा, इस तरीके से। इसमें माइक्रोस्पोर में एक में 2 सेल बनते हैं, एक बड़ा सेल, एक छोटा सेल। बड़ा सेल कौन सा है, वेजिटेटिव, छोटा सेल है जनरेटिव, और वो बना लेता है जनरेटिव वाला 2 मेल गैमीट, और इस तरीके से ये हमारा मेल गैमीटोफाइट यानी पोलन का स्ट्रक्चर बनता है। कर लो इसे नोट, डन, ओके। सो फाइन, यहां पर हमने इस सेशन को किया कंप्लीट। आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.magnetbrains.com टाइप करिए। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, उसमें अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए, और 11th का नीट बायोलॉजी पढ़ना है या 12th का नीट बायोलॉजी पढ़ना है रिस्पेक्टिवली, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना जो भी पढ़ना है उसको। जैसे हमने 12th का पढ़ना है, 12th में वॉच नाउ क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, यहाँ वॉच ऑल वीडियोस में पूरे सेशंस दिखेंगे, इसके सामने वॉच नाउ लिखा दिखेगा, जो भी सेशन देखना चाहते हैं उसके सामने वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट वीडियो पर जाने का, तो यहाँ पर क्लिक करिए और अपने सारे वीडियोस को कर लीजिए रिवाइज। ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। छोटी सी चीज आपको करनी है, वो है आपको करना है सब्सक्राइब फटाफट से चैनल को, फिर करना है वीडियो को लाइक और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।